नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में ही पेशेंट यूनिट की। ठीक है, पेशेंट यूनिट में क्या होता है? पेशेंट यूनिट क्या है? पेशेंट यूनिट, पेशेंट जहां पे स्टे रहता है, रुकता है, अपने ट्रीटमेंट के लिए रुकता है, वहां पे स्टे रहता है, उसको बोलेंगे पेशेंट यूनिट। तो सिंपल बात करके चलेंगे, पेशेंट यूनिट क्या है? ए पैलेस इन हॉस्पिटल, where patient stay for his ट्रीटमेंट। क्या सिंपल बात है क्या कि एक पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए स्टे करता है, रुकता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जहां पे पेशेंट रहता है, स्टे करता है, रुकता है, उसको क्या बोल के चलेंगे? पेशेंट यूनिट बोल के चलेंगे। ओके, ये होता है पेशेंट यूनिट। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिमम एनवायरमेंट ऑफ यूनिट, कि यूनिट में एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। एनवायरमेंट में बात करके चलेंगे, सिंपल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कि पेशेंट यूनिट है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ना ही तो ज्यादा हॉट होना चाहिए, ना ही ज्यादा कोल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करके चलेंगे, एक जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड में टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है जनरल वार्ड का टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं नॉर्मली। तो रूम टेम्परेचर होता है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ये जनरल वार्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लेबर रूम की। लेबर रूम किसको बोलते हैं? जहां पे डिलीवरी होती है, नॉर्मल लेबर होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको लेबर रूम बोल के चलेंगे। लेबर रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात कर सकते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे इन्फेंट या नियोनेट वहां पे रहते हैं, उनका एक अलग यूनिट होता है, उसको एनआईसीयू बोलेंगे, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है ओटी, ऑपरेशन थिएटर का टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात करके चलेंगे अपन। नेक्स्ट बात करके चलेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। नमी बोले तो वहां पे मॉइस्चर कितना है, नमी कितना है। अपन बात करें जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्म हवा चलती है, नमी कम रहती है, उसमें मॉइस्चर कम रहता है। तो नॉर्मल अपन रूम की बात करें या अपन पेशेंट यूनिट की बात करें तो ह्यूमिडिटी नमी रहती है 40 to 60%। 40 to 60% वहां पे नमी रहती है, जिसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं, पेशेंट का बेड होता है, तो बात करके चलेंगे हॉस्पिटल में बेड होता है, दो बेड के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है? एक बेड है इधर, दूसरा बेड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दूरी कितना रहेगा? तो नॉर्मली उसकी बात करके चलेंगे। तो नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं अपन द डिस्टेंस बिटवीन टू बेड, दो बेड के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी? ओके, तो दो बेड के बीच में डिस्टेंस रहती है 6 फीट, 6 फीट डिस्टेंस रहेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेड, दो बेड के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी? तो बात करके चलेंगे 6 फीट की। ठीक है, 6 फीट का डिस्टेंस दो बेड के बीच में होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे बेड साइज। बेड की साइज क्या होनी चाहिए? तो बेड का साइज क्या रहेगा? साइज में बात कर सकते हैं बेड का लेंथ कितना रहेगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं बेड का विड्थ कितना रहेगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं बेड का हाइट कितना रहेगा। सिंपल सा है, बेड कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। बोल तो फ्लोर से, जो अपना फ्लोर होता है, अपना फर्श होता है, उससे कितना ऊंचा, हाइट कितनी है। लेंथ की बात करें 78 इंच, 38 इंच और 28 इंच। सिंपल याद कर सकते हैं 78, 38 और 28। ठीक है,
ये इंच में रहेगा। इंच में अपन बोल सकते हैं सर इंच में कितना क्या रहता है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोष्टक में 1 फीट इक्वल टू 12 इंच। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो अपन इन दोनों की हेल्प से अपन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, इंच निकाल सकते हैं और फीट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा बेड का साइज 78 इंच बोली तो 78, 6 फीट और 6 इंच, 6 फीट और 6 इंच इसका लेंथ रहेगा। नॉर्मल इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात रहेगी मैट्रेस का साइज, साइज ऑफ मैट्रेस। ओके, तो नेक्स्ट बात करें यहां पे मैट्रेस साइज। मैट्रेस किसको बोलेंगे, मैट्रेस जो बेड के ऊपर जो गद्दा होता है, जो बिस्तर होता है, उसका साइज, मैट्रेस का साइज। तो इसमें बात करेंगे फर्स्टली वही सेम लेंथ की बात करके चलेंगे, नेक्स्ट फिर उसकी बात करके चलेंगे विड्थ की, नेक्स्ट उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, उसकी बात करके चलेंगे, थिकनेस या मोटाई, ठीक है। हाइट, लेंथ रहेगी सेम 78 इंच। नेक्स्ट बात करेंगे विड्थ, चौड़ाई रहेगी 36 इंच, यहां पे 2 इंच कम हो जाएगा इससे। नेक्स्ट यहां पे इसकी थिकनेस रहेगी 6 इंच। लंबाई, लेंथ, चौड़ाई उसकी 36, मोटाई कितना मोटा है, वो 6 इंच मोटा है बोले तो उसका थिकनेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो अपन अप्लाई करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। तो बेड मेकिंग करने का एक पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है, नॉर्मली अपन बात करें बेड मेकिंग करेंगे तो अपन टॉप टू बॉटम करेंगे। जो बेड मेकिंग करते हैं सबसे फर्स्ट जो अपना हेड होता है उसकी तरफ से करके चलेंगे। तो बेड मेकिंग, बेड मेकिंग, बेड मेकिंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब यहां पे क्या रहेगा, सिंपली अपना जो हेड होता है, हेड से अपन बेड मेकिंग करते चलेंगे और लास्ट एंड कहां पे करेंगे, जहां पे अपने लेग्स हैं, जहां पे अपने पैर हैं, वहां पे अपन एंड करेंगे टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ मैकिंटॉश फ्रॉम हेड ऑफ बेड, ठीक है। सिंपली बात करके चलेंगे, मैं डायग्राम की हेल्प से यहां पे समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल अपने पास ये बेड है और ये क्या है, हेड है, बेड का हेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे अपन मैकिंटॉश अप्लाई करेंगे। ये मैकिंटॉश अप्लाई कर दिया अपन, ठीक है। ये मैकिंटॉश अप्लाई हो गया। मैकिंटॉश के ऊपर आती है ड्रॉ सीट। कौन सी सीट, ड्रॉ सीट आती है। तो सिंपल पहले मैं समझा दूं, सबसे फर्स्ट बेड मेकिंग करते हैं, बेड होता है, बेड के ऊपर मैट्रेस, मैट्रेस बोलते सिंपल बोल सकते हैं, गद्दा वहां पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट गद्दे के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर बेडशीट आएगी, बेडशीट के ऊपर मैकिंटॉश आएगा, मैकिंटॉश के ऊपर ड्रॉ सीट आएगी, जो कि स्किन को कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है। मैकिंटॉश प्लास्टिक का होता है तो स्किन को इरिटेट कर सकता है, तो ड्रॉ सीट बिछाना वहां पे जरूरी होता है। तो बात कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, हेड से मैकिंटॉश फ्रॉम हेड ऑफ बेड डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये रहेगी 15 इंच, 15 इंच 15 इंच रहेगी। नेक्स्ट बात करें ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस कम रहेगी, इसका मतलब 10 इंच, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, वो रहेगी 5 इंच, ठीक है। तो बात करेंगे सिंपल डिस्टेंस ऑफ मैकिंटॉश फ्रॉम हेड ऑफ बेड, तो इधर बात करते हैं अपन कितना रहेगा, 15 इंच, 15 इंच रहेगा। ओके, ये सिंपल 15 इंच है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डिस्टेंस ऑफ ड्रॉ सीट
ड्रॉ सीट फ्रॉम द हेड ऑफ बेड, हेड ऑफ बेड कितनी डिस्टेंस रहेगी? तो बात कर सकते हैं यहां पे 10 इंच है, तो 10 इंच लिख सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस बिटवीन मैकिन्टॉश एंड ड्रॉ सीट, जो अपना मैकिन्टॉश है और ड्रॉ सीट है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? उसके बीच में डिस्टेंस बोल तो 15 इंच माइनस में करेंगे 10 इंच इक्वल 5 इंच हो जाएगा। देन अपन बोल सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा डिस्टेंस का, वो रहेगा 5 इंच। ओके, ये रहेगा बेड सीट के बारे में, मैकिन्टॉश के बारे में और ड्रॉ सीट के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे बेड की। तो बेड के बहुत सारे टाइप होते हैं, कौन कौन से बेड होते हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन सा उनका फंक्शन होता है, तो सभी अपन बेड्स की बात करके चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेड, टाइप्स ऑफ बेड। तो बेड के बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट अपन सिंपल बेड की बात करके चलेंगे और स्पेसिफिक बेड की बात करके चलेंगे। सिंपल बेड जो कि अपन पेशेंट का एडमिशन करते हैं उसमें काम में लेते हैं, और अपन जो स्पेसिफिक बेड होता है वो अपन किस में काम में लेते हैं? वो नॉर्मली अपन थेराप्यूटिक बेड के रूप में काम लेते हैं। तो अपनी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ बेड, बेड के कितने टाइप होते हैं। तो अपन बात करेंगे 2 टाइप रहेंगे इसके। एक रहेगा सिंपल बेड, सिंपल बेड, दूसरा रहेगा स्पेसिफिक बेड, सिंपल बेड और स्पेसिफिक बेड। ओके, सिंपल बेड रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पेशेंट, रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पेशेंट। इसमें कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस नहीं होती है, कोई भी स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है, सिंपल बेड होता है। नॉर्मली अपन हॉस्पिटल में देखते हैं सिंपल बेड, वो रहेगा। नेक्स्ट स्पेसिफिक बेड, इसमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफाइड इसमें टेक्निक रहेगी स्पेसिफिक बेड में। तो अपन बोल सकते हैं रिलेटेड टू थेराप्यूटिक बेड। बोल तो थेराप्यूटिक, बोल तो पेशेंट को कोई भी अपन स्पेसिफिक कोई डिवाइस देना चाहें, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक प्रकार से उसको केयर देना चाहें, तो अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक बेड काम में लेके चलेंगे। नेक्स्ट सिंपल बेड के एग्जाम्पल अपन बात करके चलें। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट होगा क्लोज बेड, और क्लोज बेड को अपन बोल के चल सकते हैं अनऑक्यूपिड बेड, अनऑक्यूपिड बेड। क्लोज बेड को अनऑक्यूपिड बेड बोल सकते हैं। सेकंड बात करेंगे ओपन बेड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा अपना एडमिशन बेड, एडमिशन बेड। और फोर्थ अपना टाइप रहेगा ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, ये 4 टाइप रहेंगे अपने बेड के। फर्स्ट रहेगा क्लोज बेड, ओपन बेड, एडमिशन बेड और ऑक्यूपाइड बेड। ओके, अनऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड। ओके, तो फर्स्ट अपन हेडिंग लगाएंगे क्लोज बेड क्या है। ओके, एक एक करके ये पढ़ेंगे पहले, फिर दोबारा से स्पेसिफिक बेड में अपन बात करके चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे क्लोज बेड की। स्पेसिफिक बेड में क्लोज बेड की बात करके चलेंगे। तो फर्स्ट अपना रहेगा क्लोज बेड। क्लोज बेड किसको बोल सकते हैं? क्लोज बेड का दूसरा नाम अपन ने बात की थी अनऑक्यूपाइड बेड। तो फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे सिंपल बेड में क्लोज बेड। देखो क्लोज बेड और ओपन बेड में क्या डिफरेंस है? क्लोज बेड ही कन्वर्ट होता है ओपन बेड में। सिंपली अपन बात कर सकते हैं बेड मेकिंग रहेगी उस पर, लेकिन उसका टॉप कवर रहेगा टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। बेड गंदा नहीं हो, धूल मिट्टी नहीं आए उस पर,
तो अपन उसको कवर करके रखते हैं, उसको बोलेंगे क्लोज बेड। यदि उसको कवरिंग को हटा दें वो हो जाएगा ओपन बेड। और यदि कोई स्पेसिफिक कोई पेशेंट आता है, कोई इंडिविजुअल पेशेंट आता है और उसके लिए वर्ड रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्टर्ड बोल तो उसका एडमिशन हो चुका है, वो पेशेंट आने वाला है, उसको बोलेंगे एडमिशन बेड। और जब पेशेंट आ जाता है बेड पे आ जाएगा और पेशेंट बेड पे लेट जाएगा, उसको बोलेंगे ऑक्यूपाइड बेड। तो चार टाइप है, सिंपल सिंपल बात करके चलेंगे अपन। क्लोज बेड, टू कवर द टॉप, टू कवर द टॉप, टू prevent from contamination। सिंपल क्या है, पेशेंट का बेड है वो फुली तरीके से बेडशीट बेड मेकिंग की हुई है, लेकिन उसका टॉप कवर है। कवर बोलते उसको कवर कर रखा अपन ने, क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है धूल मिट्टी से बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप बात करेंगे अपन ओपन बेड। ओपन बेड में क्या करेंगे, जो टॉप कवर हो रहा था उसको हटा देंगे, सिंपल सी बात है, हटा देंगे तो ओपन बेड हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे क्लोज बेड कन्वर्ट इनटू ओपन बेड टू ओपन द टॉप ऑफ बेड। सिंपल है क्या, क्लोज बेड याद रखो। और क्लोज बेड में बात कर सकते हैं जो कवरिंग कर रखी थी अपन ने उसको हटा देंगे, कवरिंग कर रखी थी उसको हटा देंगे। क्लोज बेड कन्वर्ट इनटू ओपन बेड टू ओपन द टॉप ऑफ बेड, ओपन कर देंगे उसको, ओपन बेड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन थर्ड टाइप की बात करके चलेंगे, एडमिशन बेड। तो थर्ड टाइप है एडमिशन बेड। तो एडमिशन बेड में क्या बात करके चलेंगे अपन, एडमिशन बेड में बात करके चलेंगे कि वो बेड किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए वो रजिस्टर्ड हो चुका है, कि किसी पेशेंट का एडमिशन हो चुका है, पेशेंट अभी बेड पे नहीं आया। एडमिशन बेड, एडमिशन बेड। तो एडमिशन बेड में अपन बात करेंगे ओपन बेड कन्वर्ट इनटू एडमिशन बेड, एडमिशन बेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये चल रहा है, एडमिशन बेड, एडमिशन हो चुका है पेशेंट का, एडमिशन हो चुका है, इसका मतलब बेड इज रजिस्टर्ड फॉर ए पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पेशेंट। इसका मतलब पेशेंट का एडमिशन हो चुका है और बेड रजिस्टर्ड हो चुका है, अभी पेशेंट नहीं आया लेकिन उसका एडमिशन हो चुका है, बेड रजिस्टर्ड हो चुका है, उसी पेशेंट को देना होगा, दूसरा पेशेंट नहीं आ सकता उस पे। ओके, नेक्स्ट बात करके चलेंगे फोर्थ टाइप, कौन सा, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या है, सिंपल एडमिशन बेड कन्वर्ट होता है ऑक्यूपाइड बेड में, तो बोल सकते हैं एडमिशन बेड कन्वर्ट इनटू ऑक्यूपाइड बेड। इसको ऑक्यूपिड भी बोल सकते हैं, ऑक्यूपाइड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्या, एक पेशेंट आ गया है, पेशेंट lying down on bed and not go away from bed for daily living activities। ओके, क्या है, सिंपल समझना, सिंपल मीन्स से क्या, ऑक्यूपाइड बेड में क्या होता है, एडमिशन बेड कन्वर्ट हो गया, पेशेंट नहीं आया तो पेशेंट आ गया, पेशेंट लाइंग डाउन ऑन बेड, पेशेंट लाइंग डाउन हो गया, उस पे स्लिप कर रहा है, नॉट गो अवे, पेशेंट नॉट गो अवे फ्रॉम, उससे बेड से दूर नहीं जा सकता, फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज,
जो डेली लिविंग एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेड रिडन पेशेंट है। तो यहां पे लिख सकते हैं बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट है, वो नहीं जा सकता, बेड से दूर उठ के नहीं जा सकता। ओके, तो ये हो गया जनरल बेड या सिंपल बेड के टाइप्स। ठीक है, अब बात करने वाले अपन सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सा था अपना? स्पेसिफिक बेड। तो सेकंड अपन टाइप पढ़ेंगे स्पेसिफिक बेड। स्पेसिफिक बेड में क्या क्या बात करके चलेंगे? वो अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक बेड है। थेराप्यूटिक का मतलब होता है किसी पेशेंट को कोई स्पेसिफिक कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको स्पेसिफिक टाइप का बेड प्रोवाइड करवाएंगे। वो ही क्या है? स्पेसिफिक बेड। अपन एक एक बेड की बात करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल कार्डियक पेशेंट है, तो कार्डियक पेशेंट को अपन अलग कार्डियक बेड देंगे। एक की एम्पुटेशन पेशेंट है, एम्पुटेशन पेशेंट को अपन अलग से बेड देंगे। कोई रिनल डिजीज का पेशेंट है, तो रिनल डिजीज वाले पेशेंट को अलग से बेड देके चलेंगे। तो अलग अलग अपन डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पेशेंट को बेड प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, वही रहेगा स्पेसिफिक बेड। तो फर्स्ट बात, सेकंड टाइप है कौन सा? स्पेसिफिक बेड। और स्पेसिफिक में फर्स्ट रहेगा कौन सा? रिनल बेड। रिनल बेड इसको बोल सकते हैं ब्लैंकेट बेड, ब्लैंकेट बेड। रिनल बेड बोल सकते हैं, रिनल बोले तो किडनी का बेड। इसका मतलब किडनी का बेड तो हो नहीं सकता, इसका मतलब उस पेशेंट को कहीं ना कहीं रिनल डिजीज, बोले तो किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या बोल सकते हैं? ब्लैंकेट बेड। उसको ब्लैंकेट देंगे पेशेंट को, तो क्या करेंगे? यूज इन रिनल फेल्योर पेशेंट। रिनल फेल्योर पेशेंट, किसी पेशेंट का रिनल फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, उस पेशेंट को अपन क्या देंगे? रिनल बेड। और उसको पेशेंट को ब्लैंकेट भी देंगे। वहन पेशेंट वेस्ट प्रोडक्ट of body not eliminate by the kidney, then remove या excrete by the स्किन में स्वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझना, रिनल बेड, किडनी खराब हो गई तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, और यूरिन का एलिमिनेशन नहीं होगा तो अपने अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि यूरिन से बाहर निकलते हैं वो अपनी बॉडी में जमा हो जाएंगे। तो उनको बाहर निकालना है, कैसे निकालें? तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन अपन काम में लेते हैं। पेशेंट को एक बेड देते हैं, उस पर एक कंबल उड़ा देते हैं, ब्लैंकेट कंबल उड़ा देते हैं। तो कंबल से क्या होगा? पेशेंट को पसीना आएगा, स्वेट आएगा, और स्वेट आएगा उससे क्या होगा? उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा था, सम अमाउंट में वो हेल्प करेगा, स्किन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं ब्लैंकेट बेड या रिनल बेड। ओके, नेक्स्ट अपन टाइप की बात करेंगे तो एम्पुटेशन बेड होता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप रहेगा अपना एम्पुटेशन बेड या डिवाइडेड बेड या स्टम्प्ड बेड। बहुत सारे नाम है इसके, 2-3 नाम है, वो सभी अपन बात करके चलेंगे। ठीक है, तो अपना सेकंड टाइप रहेगा, सेकंड टाइप एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड इज ऑल्सो नोन एज, इसका मतलब है ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बोल तो इसको अदर नाम से जाना जाता है। अदर नाम से किस नाम से जाना जाता है? डिवाइडेड बेड, या फिर इसको अलग नाम से जाना जाता है और स्टम्प्ड बेड। ठीक है, ये इसके दो अलग नाम हैं। सिंपल है,
एम्पुटेशन क्या है? तो सिंपल एम्पुटेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को क्रश इंजरी हो गया हाथ का, हाथ यहाँ पे अगले वाला जो हाथ उसका फोर आर्म है वो पूरा डैमेज हो गया, तो यहां से ऐसी कंडीशन हो गई पेशेंट के साथ में कि हाथ को कट करना पड़ेगा, पेशेंट के हाथ को आधा हटाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। उसको हटा दिया, उसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को? एम्पुटेशन या फिर डिवाइड, उसको डिवाइड कर दिया, या फिर स्टंप जो बच गया, यहां पे जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोल के चलेंगे अपन? स्टंप बोल के चलेंगे। तो उस पेशेंट को अपन एक अलग टाइप से बेड प्रोवाइड कराएंगे, उस बेड का नाम क्या है? एम्पुटेशन बेड। ठीक है। टू एलिवेट द एम्पुटेशन पार्ट, क्यों? टू रिलीव, टू प्रिवेंट फ्रॉम एडिमा से प्रिवेंट करने के लिए उसको एलिवेट करके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू एलिवेट द एम्पुटेशन पार्ट टू विजुअलाइज ब्लीडिंग साइट, जहां से ब्लीडिंग हो सकती है उस पार्ट को एलिवेट कर देंगे तो अपने को इजीली विजुअलाइज हो जाएगी, इजीली अपन देख सकते हैं, उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि वहां पे प्रॉब्लम होगा तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे जो एम्पुटेशन पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये हाथ था, इसको यहां से काट दिया, ये एम्पुटेशन, ये इसका बचा हुआ हिस्सा है, तो बचा हुआ हिस्सा है तो अपन इसको ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग किस हिसाब से करेंगे? इसका पैटर्न होता है, तो पैटर्न होगा फॉर एग्जांपल यहां पे इसको हटा दिया, ये एम्पुटेशन बचा हुआ पार्ट है। ओके। तो इसको ड्रेसिंग करेंगे, कैसे करेंगे इसको ड्रेसिंग? ऐसे सर्कुलर शेप में नहीं करके कैसे करेंगे? इसको फिगर ऑफ 8 बनाएंगे, ऐसे सिंपल उसको फिगर ऑफ 8 बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है। ऐसे बनाने से क्या होगा? सिंपल, यदि अपन इस हिसाब से फिगर ऑफ 8 से ड्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा? बैंडेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होगा, एम्पुटेशन पार्ट पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा? ब्लीडिंग रुक जाएगी। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि ये यदि यहां तक होती तो ये जल्दी से क्या होता? नीचे आ जाती, बोले तो यहां से हट सकती थी ड्रेसिंग, लेकिन ऊपर से प्रेशर लग गया तो ये जल्दी हटेगी नहीं, इसलिए अपन फिगर ऑफ 8 बैंडेज से क्या करते हैं? इसको ड्रेसिंग करते हैं। तो यहां पे लिख के चलेंगे अपन टू ड्रेसिंग द एम्पुटेशन पार्ट with figure of 8 बैंडेज। क्या है? सिंपली ड्रेसिंग करेंगे एम्पुटेशन पार्ट को, तो एम्पुटेशन पार्ट को ड्रेसिंग करेंगे वो फिगर ऑफ 8 बैंडेज से अपन करके चलेंगे, जिससे क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा, जिससे बिकॉज अपन यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट यहां पे प्रेशर अप्लाई होगा। दूसरा अपन बात बोल सकते हैं क्या होगा? नॉट डिटेच इजीली, यहां पे इजीली वो हट नहीं पाएगी, इजीली रिमूव नहीं हो पाएगी। डिटेच या यहां पे रिमूव भी लिख सकते हैं, नॉट रिमूव इजीली, इजीली रिमूव नहीं होगी। ये रहेगा एम्पुटेशन बेड। ओके। नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन कार्डियक बेड की। तो नेक्स्ट रहेगा थर्ड टाइप कार्डियक बेड। ठीक है। कार्डियक बेड में क्या विशेषता होगी? एक अलग फीचर क्या रहेगा? सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें, सिंपल बात करके चलेंगे। एक कार्डियक बेड होता है, सिंपल बेड रहेगा, उसके ऊपर एक टेबल रहेगी और उस टेबल के ऊपर पेशेंट अपने हाथ का सहारा लेके बैठ जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक टेबल। ठीक है। तो थर्ड टाइप अपना कार्डियक बेड। ओके। पेशेंट सिट with support of
कार्डियक टेबल, ठीक है। यूज इन अस्थमैटिक एंड रेस्पिरेटरी और कार्डियक पेशेंट, ठीक है। सिंपल बात करके चलेंगे, एक बेड रहेगा, पेशेंट सिंपल बैठेगा, उसके हाथ हैं उस टेबल के सहारे ऐसे सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, जिससे उसको अस्थमा होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा अच्छे से सांस ले सकता है। रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से सांस ले पाएगा। कार्डियक कोई डिजीज है तो कार्डियक डिजीज में अच्छे से वो वहां पे इजीली कंफर्ट महसूस करेगा, ठीक है। ये रहेगा कार्डियक बेड, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे टाइप की, तो कार्डियक बेड, नेक्स्ट और कौन सा बेड रहेगा? ऑपरेशन थिएटर, ओटी बेड, ओटी बेड को बोल सकते हैं ऑपरेशन थिएटर बेड, ऑपरेशन थिएटर बेड, या फिर अपन बोल सकते हैं ओटी टेबल। मोस्टली अपन ओटी टेबल बोलते हैं, लेकिन अपन बेड की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अपन ओटी की जो टेबल रहेगी या ओटी का जो बेड रहेगा उसको अपन अकॉर्डिंग टू नीड अपन उसको पोजीशन दे सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाएं दाएं कर सकते हैं। इसका मतलब जिधर भी अपने को घुमाना है उधर घुमा सकते हैं। ओटी बेड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, जैसे भी पेशेंट की नीड रहेगी अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मूवेबल है। नेक्स्ट बोल सकते हैं वेस्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिलो द लेवल ऑफ ए ओटी बेड। सिंपल, दोनों पॉइंट समझना। ओटी बेड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, पेशेंट की जैसे नीड रहेगी, पैरों को नीचे करना है, हेड को ऊपर करना है, या फिर राइट लैटरल पोजीशन देनी है, लेफ्ट लैटरल देनी है, जो भी पोजीशन देनी है अपन उसको घुमा सकते हैं चारों तरफ, वो एडजस्ट हो सकती है, मूवेबल होती है, ओके। वेस्ट का मतलब होता है कमर। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है जो सर्जन है, जो कि वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो कमर है, वेस्ट है, वो ओटी जो बेड होता है उससे नीचे होना चाहिए। वेस्ट ऑफ एचसीपी बिलो द लेवल ऑफ ओटी बेड, नीचे होना चाहिए, बेड ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी अपना जो पेरिनियल एरिया है या वेस्ट से नीचे जो एरिया है वो इंफेक्टेड माना जाता है, तो वहां पे इंफेक्शन नहीं हो सके पेशेंट को, तो उससे नीचे होनी चाहिए, या अपन बोल सकते हैं ओटी टेबल अबाउट द वेस्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सिंपल बात है, कैसे ही बोल सकते हैं अपन, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे ओटी टेबल की या ओटी बेड की बात चल रही है, तो इसी के साथ बात करेंगे ओटी में कौन कौन सी नर्स काम करती हैं। ओटी में दो प्रकार की नर्स होती हैं, दो टाइप की नर्स होती हैं, दो टाइप्स में अपन उसकी बात कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं। क्या क्या डिवाइड करेंगे? सिंपल, एक तो बात करेंगे, एक तो स्क्रब नर्स होती है, दूसरा होता है सर्कुलेटरी नर्स। स्क्रब नर्स किसको बोलेंगे? स्क्रब नर्स उसको बोलेंगे जो कि ओटी को परफॉर्म करवा रही है। सर्जन होता है जो ओटी कर रहा है, ओटी को परफॉर्म कर रहा है, उसको असिस्ट करती है, उसको इंस्ट्रूमेंट पास करती है, उसकी हेल्प करती है, पेशेंट के पास में रहती है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? स्क्रब नर्स, ओके। नेक्स्ट बात करके चलेंगे सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी का मतलब होता है सिंपल सर्कुलेशन, सर्कुलेट करती रहेगी, घूमती रहेगी। बोले तो आउटसाइड द स्टेराइल फील्ड, जो स्टेराइल जहां पे इंफेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन स्टेराइल फील्ड क्रिएट करते हैं, तो स्टेराइल फील्ड से दूर रहेगी, अवे फ्रॉम स्टेराइल फील्ड। कौन? सर्कुलेटरी नर्स। और असिस्ट किसको करेगी? सर्कुलेटरी नर्स किसको असिस्ट करेगी? स्क्रब नर्स को असिस्ट करेगी, ओके। तो ये दो नर्स होती हैं, तो अपन बात करके चलेंगे ओटी नर्स। तो ओटी में टू टाइप्स की नर्स प्रेजेंट होती हैं, एक होता है स्क्रब नर्स और दूसरा होता है सर्कुलेटरी नर्स।
तो बात करके चलेंगे दोनों की, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटरी नर्स। यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अपना क्या, ओटी नर्स। तो यहां पे ऑपरेशन थिएटर नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स में फर्स्ट बात करके चलेंगे स्क्रबी नर्स। ओके, स्क्रब नर्स का मीन्स अपन ने पढ़ा अभी क्या, टू असिस्ट द सर्जन, ये सर्जन को सर्जरी कराते टाइम में असिस्ट करती, उसकी हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टू पास द इंस्ट्रूमेंट, टू पास द इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन, जो सर्जन होता है उसको इंस्ट्रूमेंट पास करती है। ओके, नेक्स्ट बोल सकते हैं दूसरा इसका टाइप कौन सा, सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी नर्स। ठीक है, सर्कुलेटरी का मतलब नाम से पता चल रहा है, सर्कुलेट घूमती रहती है, तो सर्कुलेटरी नर्स में बोल सकते हैं क्या, टू असिस्ट द स्क्रब नर्स, ये स्क्रब नर्स को असिस्ट करती है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू अवे फ्रॉम द स्टेराइल फील्ड, जो ओटी में स्टेराइल फील्ड होता है, जहां जहां पे इंफेक्शन होने की ज्यादा चांस होते हैं, वहां पे वो नर्स एंटर नहीं होगी, वहां पे स्क्रब नर्स रहेगी, वो अदर एरिया में ओटी में प्रेजेंट रहेगी, बट वो स्टेराइल फील्ड से दूर रहेगी, असिस्ट करेगी स्क्रब नर्स को। व्हाट इट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन और बेड की। तो बेड के टाइप्स और बच रहे हैं स्पेसिफिक बेड में, तो कौन कौन से बेड बच रहे हैं अभी, बेड एक बच रहा है पोस्ट एनेस्थेटिक बेड। ठीक है, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड बोल तो आफ्टर एनेस्थेसिया देने के बाद में, सर्जरी करने के बाद में पेशेंट को बेड पे लेटाते हैं, उसी का नाम है बेड का क्या, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड। तो नेक्स्ट है पोस्ट एनेस्थेटिक बेड, पोस्ट एनेस्थेटिक बेड। पोस्ट एनेस्थेटिक नाम से पता चल रहा है, पोस्ट बाद में, एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया देने के बाद में, जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है, तो सर्जरी करते हैं तो अपन हर पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे, डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सर्जरी पे, डिपेंड करेगा पार्ट्स ऑफ सर्जरी पे। ठीक है, तो वहां पे बोल सकते हैं पेशेंट को या तो जनरल एनेस्थेसिया देंगे, या फिर पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया देंगे, या फिर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया देंगे। मोस्टली यहां पे अपन जनरल एनेस्थेसिया की बात करके चलेंगे। यदि किसी पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया हुआ है तो उसको पता नहीं रहता, उसके बाद में धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस में आता है, तो बेड से गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, बेड से उठ के चल सकता है जब वो कॉन्शियसनेस में आएगा। ठीक है, तो वहां पे स्पेसिफिक पोस्ट एनेस्थेटिक बेड की एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होगी कि इस बेड के साइड में जो साइड रेल्स होंगी, रेलिंग बोल सकते हैं जिसको समझने के लिए, वहां पे साइड रेल्स होगी, जिससे कि पेशेंट नीचे फॉल डाउन नहीं हो सकेगा और बेड से दूर नहीं जा सकेगा। ओके, तो बात बोल सकते हैं इसमें क्या, बेड हैव साइड रेल्स, साइड रेल्स रहेगी, बेड हैव साइड रेल्स, बेड के साइड में साइड रेल्स रहेगी, जिससे क्या होगा, टू प्रिवेंट फॉल डाउन ऑफ पेशेंट, फॉल डाउन ऑफ पेशेंट फ्रॉम बेड, बेड से फॉल डाउन नहीं हो सके। नेक्स्ट बोल सकते हैं नॉट गो अवे फ्रॉम द बेड, नॉट गो अवे फ्रॉम द बेड, बेड से वो दूर नहीं जा सके। ठीक है, टू प्रिवेंट फॉल डाउन ऑफ बेड फ्रॉम बेड, नॉट गो अवे फ्रॉम द बेड, बेड से दूर नहीं जा सकता और बेड से फॉल डाउन नहीं हो सकता, नीचे नहीं गिर सकता, तो वहां पे साइड रेल्स होना जरूरी है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेड के ऊपर साइड रेल्स, साइड में जो रेल्स होती हैं वो लगी हुई होनी चाहिए। ये रहेगा पोस्ट एनेस्थेटिक बेड। ओके,
ये होते स्पेसिफिक बेड के टाइप्स कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंफर्ट डिवाइस। ओके, कंफर्ट डिवाइस बोल पेशेंट को जो भी डिवाइस काम में लेते हैं कंफर्ट देने के लिए, उसी को बोल के चलेंगे कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट पेशेंट यूनिट में ही बात चल रही है, ये सभी पेशेंट यूनिट में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस नॉर्मली अपन बात करके चलेंगे क्या, पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कराने के लिए कंफर्ट अपन जो मेजर्स काम में लेंगे, जो आर्टिकल्स काम में लेंगे, जो डिवाइस काम में लेंगे, वही होगी कंफर्ट डिवाइस। फॉर एग्जांपल अपन पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए हॉट एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं, पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए अपन कोल्ड एप्लीकेशन काम में ले सकते हैं, या फिर पेशेंट को अपन दूसरा फॉर एग्जांपल कोई इंजर्ड और फ्रैक्चर्ड पार्ट है वहां पे सैंड बैग काम में ले सकते हैं, लोअर लेग है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहां पे अपन जो फुट रेस्ट होता है वो काम में ले सकते हैं, ट्रोकेंटर रोल काम में ले सकते हैं। बहुत सारी यहां पे डिवाइस हैं, बेड क्रेडल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करके चलेंगे अपन, वो काम में ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी अपन डिवाइस काम में लेंगे उससे पेशेंट को कंफर्ट महसूस होगा, उसको आरामदायक स्थिति महसूस होगी, उसको अपन कंफर्ट डिवाइस बोल के चलेंगे। ओके, तो कंफर्ट डिवाइस में फर्स्ट बात करके चलेंगे हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर बैग का सबसे फर्स्ट तो अपन बात कर लें टेम्परेचर कितना होता है। हॉट वाटर बैग का टेम्परेचर होता है 120 to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हॉट वाटर बैग होता है उसका टेम्परेचर होता है 120 to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन अपन बोल सकते कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, 20 मिनट के लिए करेंगे और वो भी इंटरमिटेंटली करेंगे, इंटरमिटेंटली करेंगे। ठीक है, सिंपल समझना कि अपन उसको 20 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे फिर हटा देंगे, फिर अपन 20 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे फिर से हटा देंगे, इंटरमिटेंटली बार बार करके चलेंगे ये प्रोसीजर। ठीक है सर, एक साथ यहां पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, होगा क्या, पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सर इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका पर्पज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा, पर्पज टू रिलीव पेन, टू रिलीव पेन, पेन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशेंट को रिटेंशन ऑफ यूरिन, सिंपल है। रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या है, रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब है पेशेंट को यूरिनेशन, यूरिन का फॉर्मेशन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन वो बाहर एलिमिनेशन नहीं हो रहा, यूरिनेशन नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्पिंक्टर में प्रॉब्लम है या एनीवे पाथवे में प्रॉब्लम है, तो अपन बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन है, तो अपन क्या करेंगे, टू अप्लाई हॉट वाटर बैग ऑन लोअर एब्डोमेन, जो अपना लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्या, हॉट वाटर बैग, जिससे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, लोकल वेजोडाइलेशन होगा, लोकल वेजोडाइलेशन होगा, और लोकल वेजोडाइलेशन होगा तो वहां पे यूरिन पास आउट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो इसका ये पर्पज है। ठीक है, और इसके पर्पज की बात करें तो क्या कर सकते हैं अपन, और क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, तो ऊपर लिख के चल रहे हैं अपन, पर्पज क्या क्या हो सकते हैं, और वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, इसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा, जो अपनी ब्लड की वेसल्स हैं, यदि अपन हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपनी वेसल्स ये है,
यदि अपन हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो इसका डायलेशन हो जाएगा और इसका लूमन या डायमीटर बढ़ जाएगा, तो वेजो डायलेशन हो जाएगा। किसकी वजह से? हॉट वाटर बैग या हॉट वाटर एप्लीकेशन से वेजो डायलेशन होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं यदि वेजो डायलेशन होगा तो क्या होगा? इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, सिंपल सी बात है भाई। क्या? यदि वेजो डायलेशन होगा, डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड आसानी से जाएगा, और ब्लड आसानी से जाएगा तो वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, तो ये होता है हॉट वाटर बैग। नेक्स्ट बात करेंगे कोल्ड वाटर बैग। तो सेकंड अपना कंफर्ट डिवाइस में रहेगा कोल्ड वाटर बैग। कोल्ड वाटर बैग का टेम्परेचर की बात करें, सिंपल दूसरा पॉइंट, कोल्ड वाटर बैग, या फिर इसको अपन दूसरे नाम से बोल सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन में क्या बोल सकते हैं अपन? सिंपल अपन बात करके चलेंगे कोल्ड एप्लीकेशन का टेम्परेचर। तो कोल्ड एप्लीकेशन का टेम्परेचर कितना होगा? कोल्ड एप्लीकेशन का टेम्परेचर होता है 65 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका नॉर्मली टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट बात बोल सकते हैं कि यदि कोल्ड वाटर बैग अप्लाई करेंगे, इसका पर्पज क्या है? अप्लाई करेंगे, जो ड्यूरेशन की बात रहेगी तो ड्यूरेशन वही सेम रहेगा हॉट वाटर का और कोल्ड वाटर का। 20 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे और वो ही सेम इंटरमिटेंटली अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली बोले तो सिंपल बार बार, इंटरमिटेंटली एक बार लगाया हटाया, लगाया हटाया। ओके, इंटरमिटेंटली। ओके, नेक्स्ट पर्पज, वहां पे पेन रिलीव, पेन रिलीव वो भी कोल्ड भी करेगा हॉट भी करेगा, तो हम बोल सकते हैं पेन रिलीव करता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू रिड्यूस एडिमा, टू रिड्यूस एडिमा, एडिमा बोले तो इसको बोल सकते हैं स्वेलिंग या एडिमा, स्वेलिंग। किसी को सिंपल भाषा में यदि समझना चाहें, बात करें तो क्या बोल सकते हैं? यदि किसी को स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया, उसको कम करना है, एडिमा हो गया, तो एडिमा को कम करने के लिए अपन कोल्ड स्पंजिंग अप्लाई करेंगे, आइस वाटर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा? वो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और स्वेलिंग या एडिमा ठीक हो जाएगी। तो इसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब उसमें वेजोडाइलेशन था, इसमें क्या हो जाएगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। बोले तो सिंपल बात करके चलेंगे, डायलेशन डायमीटर ज्यादा होना और वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। ओके, तो ये कोल्ड वाटर बैग रहेगा। इसका मेन पर्पज एडिमा को कम करना है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करना है, पेन को रिलीव करना है, ये इसका मेन पर्पज रहेगा। इसका टेम्परेचर की बात की अपन ने, इसका दूसरा नाम कोल्ड एप्लीकेशन बोल सकते हैं। इंटरमिटेंटली 20 मिनट से इसको अप्लाई करना होगा। ये अपना कोल्ड वाटर बैग। नेक्स्ट अपन कंफर्ट डिवाइस की बात करें और तो क्या क्या हो सकता है कंफर्ट डिवाइस में? फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है, बेड श्योर हो रहा है, किसी पेशेंट को बेड श्योर हो रहा है, या बोल सकते हैं प्रेशर श्योर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, तो उसमें कौन सा क्या काम में ले सकते हैं? कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, बोल सकते हैं एआर, मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। मैंने फर्स्ट भी बात की थी, पहले मैट्रेस का नाम आया था। मैट्रेस में होता है, मैट्रेस क्या है? मैट्रेस गद्दे, जो बेड पे गद्दा होता है उसको अपन मैट्रेस बोल के चलते हैं। मैट्रेस में एयर हो या तो, या उसमें पानी हो, उससे क्या होगा? यूज इन डेकुबाइटिस अल्सर पेशेंट, डेकुबाइटिस अल्सर पेशेंट, या फिर बोल सकते हैं डेकुबाइटिस अल्सर का दूसरा नाम है प्रेशर श्योर, या इसी का दूसरा नाम है बेड श्योर। सिंपली समझ के चलना, बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या? यदि किसी पेशेंट को कोई क्रोनिक डिजीज है,
लंबे टाइम से डिजीज है और वो बेड रिडन कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से बेड रिडन पेशेंट है, तो वहां पे उसको लंबे टाइम से बेड रिडन होने की वजह से उसका स्किन डैमेज हो जाएगा, स्किन में घाव बन जाएगा, और स्किन में घाव बन जाए उसको क्या बोलते हैं, बेड श्योर बोल के चलेंगे, प्रेशर श्योर बोल के चलेंगे, डेकोबाइटिस अल्सर बोल के चलेंगे। स्किन में घाव पड़ जाना सिंपल बोल सकते हैं अपन। ओके, उसमें क्या करेंगे सर, पोजीशन तो चेंज करेंगे 2 घंटे से पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, बट काम में ले सकते हैं कुछ डिवाइस का नाम है एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस, जिससे कि उसका प्रेशर पूरी बॉडी पे इक्वली आ जाए, एक प्रेशर पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, जिससे कि रिलीव हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है। ओके, ये रहेगा एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस। नेक्स्ट अपन कुछ डिवाइस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की बात करेंगे, उसका नाम है बेड क्रेडल। ठीक है, तो बेड क्रेडल कौन सी होती है, बेड क्रेडल क्या है, बेड क्रेडल, बेड क्रेडल मेड अप फ्रॉम वुडन और स्टील इन सेमी सर्कुलर शेप। ठीक है, सिंपल है कि अपना जो बेड होता है, बेड के ऊपर ऐसे सेमी सर्कुलर बेड में अपन क्रेडल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बेड है और बेड के ऊपर अपन सेमी सर्कुलर शेप में बेड क्रेडल लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि अपन पेशेंट को कोई भी ब्लैंकेट या कंबल या बोल सकते हैं बेडशीट कवर करेंगे पेशेंट को ब्लैंकेट से, तो ब्लैंकेट डायरेक्ट टच नहीं होगी, पेशेंट को डायरेक्ट स्किन के टच में नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट को इरिटेशन नहीं होगा। तो कौन कौन सी डिजीज में अपन काम में ले सकते हैं, तो बोल सकते हैं यूज इन बर्न पेशेंट में काम में ले सकते हैं। बर्न पेशेंट की स्किन डैमेज होने के ज्यादा चांस होते हैं, डेलिकेट स्किन हो जाती है, तो वहां पे बोल सकते हैं कि नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लैंकेट विद पेशेंट स्किन। पेशेंट की जो स्किन है वो डायरेक्ट ब्लैंकेट के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे कि स्किन को इरिटेशन नहीं होगा। और किस पेशेंट में काम में ले सकते हैं, दूसरा, फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया बर्न वाला, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट रूमेटिज्म क्या है, किसी पेशेंट को जॉइंट पेन है, रूमेटिज्म को यहां पे लिख सकता हूं जॉइंट पेन है किसी को, क्योंकि रूमेटिक की जो डिजीज होती है, रूमेटिक डिजीज होती है जो कि अपन एमएसएन में पढ़ के चलते हैं, जो कि एक GABHS ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, उसकी वजह से आर्थराइटिस जॉइंट पेन होता है, वो भी सीवियर होता है। और सीवियर जॉइंट पेन होता है तो यदि अपन पेशेंट को कंबल ओढ़ाएंगे, ब्लैंकेट से कवर करेंगे, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा उस कंबल का वेट से उसको पेन होगा, जो कंबल का वेट होता है उससे पेन होगा, तो वहां पे टच नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बेड क्रेडल बना के अपन क्रेडल के ऊपर ब्लैंकेट उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो रूमेटिज्म में टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लैंकेट टू पेशेंट। ठीक है, जिससे कि पेशेंट को पेन नहीं होगा। क्या, टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लैंकेट टू पेशेंट, पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा क्या, ब्लैंकेट, जो भी जिसको बोल सकते हैं कंबल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, पेन नहीं होगा। और किसमें काम में ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे अपन, टू ड्राई द प्लास्टर कास्ट। किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें प्लास्टर कास्ट अप्लाई करते हैं, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अपन अप्लाई करेंगे, प्लास्टर कास्ट अप्लाई करेंगे तो वो रहता है वेट, गीला रहता है। तो गीला होता है, वो वेट होता है, तो वहां पे उसको सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे ब्लैंकेट से ऊपर, और उसके टच में तो नहीं आएगा, क्रेडल के ऊपर डाल रहे हैं अपन तो ब्लैंकेट, तो उससे क्या होगा, वहां पे अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट का प्लास्टर कास्ट इजीली ड्राई हो जाएगा और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, टू यूज इन हाइपोथर्मिक पेशेंट, हाइपोथर्मिक पेशेंट, किसी पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो गया। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा टेम्परेचर पेशेंट का, बोल सकते हैं उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी, कोल्डनेस हो जाएगा, तो वहां पे बोल सकते हैं उस पेशेंट को भी वार्मनेस देने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं, किस पे, क्रेडल पे, बेड क्रेडल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट रहेंगे इसके पर्पज, किसमें, ब्रन पेशेंट में यूज में ले सकते हैं, रूमेटिज्म में यूज में ले सकते हैं, नेक्स्ट फिर प्लास्टर कास्ट को ड्राई करने के लिए, और हाइपोथर्मिक पेशेंट में काम में ले सकते हैं। कौन, बेड क्रेडल। बेड क्रेडल किसकी बनी होती है, लकड़ी की या स्टील की बनी होती है, सेमी सर्कुलर शेप में होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन कंफर्ट डिवाइस में ट्रोकेंटर रोल। क्या होता है ट्रोकेंटर रोल? ट्रोकेंटर रोल अपन सिंपल बात करके चलेंगे, गोज पीस का, गोज पैड का बना हुआ होता है, और इसका यूज क्या है, यूज इन पैरालिसिस पेशेंट, या हिप्स वाले एरिया में पैरालिसिस हो जाए पेशेंट को तो अपन काम में लेते हैं क्या, ट्रोकेंटर रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट डिवाइस रहेगी ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल, ट्रोकेंटर रोल यूज इन पैरालिसिस पेशेंट। सिंपल बात करके सर ट्रोकेंटर रोल होता क्या है, ट्रोकेंटर रोल गोज पैड का, गोज पीस का बना हुआ होता है, गोल होता है, राउंड होता है, अपन नीचे अप्लाई कर सकते हैं, अपने लेग के नीचे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी हिप्स के नीचे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरालिसिस में काम में लेते हैं। अप्लाई बिलो द, अप्लाई बिलो द थाई एंड हिप्स। ठीक है, अप्लाई अपोजिट टू अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट, या फिर बोल सकते हैं पैरालिसिस पार्ट, पैरालिसिस पार्ट। पैरालिसिस पार्ट होगा, अफेक्टेड साइट होगी, उसके अपोजिट में अपन अप्लाई करके चलेंगे। अफेक्टेड के अपोजिट में करें, फॉर एग्जांपल ये मेरी अफेक्टेड साइट है, ये नॉन अफेक्टेड है, इसके नीचे अप्लाई करूंगा तो यहां से ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, इसको ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो इसको जो अप्लाई अपोजिट टू अफेक्टेड साइड बोल तो अनअफेक्टेड साइड में अप्लाई करके चलेंगे। ये रहेगा ट्रोकेंटर रोल। नेक्स्ट बात करके चलेंगे अपन सैंडबैग। सैंडबैग क्या है, जो भी फ्रैक्चर्ड इंजर्ड पार्ट है उसको इमोबिलाइज करने के काम में आता है, उसको बोलेंगे सैंडबैग। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा सैंडबैग। सैंडबैग का मतलब होता है मिट्टी का थैला। ठीक है, मिट्टी का थैला अपन कब काम में लेते हैं, टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड पार्ट। कोई भी अपना फ्रैक्चर हो गया, कोई भी पार्ट, फॉर एग्जांपल मोस्टली यूज इन अपर एक्सट्रीमिटीज, मोस्टली यूज इन अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रिस्ट ड्रॉप, टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रिस्ट ड्रॉप। ब्रिस्ट ड्रॉप से प्रिवेंट करेगा तो टू प्रिवेंट फ्रॉम रेडियल नर्व इंजरी। समझना होगा, क्या समझेंगे इसमें,
सैंड बैग है, एक मिट्टी का थैला है, यदि अपना कोई पार्ट फ्रैक्चर हो गया अपर लिम्ब, उसको इमोबिलाइज बोलते, एक जगह पे इमोबिलाइज अपन काम में लेंगे क्या, सैंड बैग। मोस्टली अपन अपर एक्सट्रीमिटी काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम व्रिस्ट ड्रॉप। व्रिस्ट अपनी कलाई होती है, व्रिस्ट बोलते हैं इसको। तो कलाई को ड्रॉप बोले तो बेड पे है, इसको ड्रॉप होने से बचाने के लिए अपन काम में लेंगे क्या, व्रिस्ट ड्रॉप को बचाने के लिए सैंड बैग काम में लेंगे, ओके। नेक्स्ट, यदि व्रिस्ट ड्रॉप हो जाए पेशेंट का, व्रिस्ट ये ड्रॉप हो जाए, बेड से नीचे गिर जाए हाथ, तो क्या हो सकता है, रेडियल नर्व डैमेज हो सकता है। तो सैंड बैग किसको प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम रेडियल नर्व इंजरी, ओके। लास्ट अपना कंफर्ट डिवाइस में रहेगा फुट रेस्ट। फुट को नाम से पता चल रहा है, फुट रेस्ट, फुट को रेस्ट देने वाला डिवाइस, ओके। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं फुट रेस्ट। फुट रेस्ट क्या है, फुट रेस्ट, टू इमोबिलाइज द फुट इन केस ऑफ फ्रैक्चर और इंजर्ड, फ्रैक्चर और इंजर्ड। फ्रैक्चर हो गया या इंजर्ड हो गया, उस टाइम में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसको इमोबिलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको फुट रेस्ट, नाम से पता चल रहा है फुट को रेस्ट देने के लिए अपन क्या करेंगे, फुट रेस्ट काम में लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें समझने के लिए, किसी पेशेंट का फुट क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में उसको इमोबिलाइज, एक जगह पे उसको स्थिर करने के लिए अपन काम में लेंगे क्या, फुट रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप सिंपल समझने की बात यह है, फुट ड्रॉप क्या, एक पेशेंट बेड के ऊपर लाइन डाउन पोजीशन में है, सो रहा है, स्लिप कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बेड से उसका जो लेग है वो नीचे, फुट ड्रॉप हो सकता है, नीचे बेड से नीचे आ सकता है। तो बेड से नीचे आ सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको इससे फुट रेस्ट से अपन उसको थोड़ा सा इमोबिलाइज कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं कि नीचे नहीं गिर जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि अपना फुट नीचे ड्रॉप हो जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है, तो वहां पे जो नर्व है, अपनी फुट की नर्व है, वो डैमेज होने की चांस है। फुट की नर्व कौन सी है, सापेनियस नर्व है, वो डैमेज हो सकती है। तो अपन प्रिवेंट करेंगे टू प्रिवेंट damage from damage the saphenous nerve, saphenous nerve को डैमेज होने से क्या करेंगे, प्रिवेंट करके चलेंगे। सिंपल समझने की बात यह है, अपना जो लेग है उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया तो फुट रेस्ट काम में लेंगे, या फिर फुट ड्रॉप, कोई पेशेंट है बेड पे लाइंग डाउन है, बीमार पेशेंट है, हो सकता है उसका फुट ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन सैंड बैग काम में लेंगे, जिससे कि उसका ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होगा तो वहां पे उसकी क्या नहीं होगी, सापेनियस नर्व है वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है, डैमेज नहीं होगी, इसलिए यहां पे उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फुट रेस्ट, ठीक है। ये यहां पे फिनिश होता अपना कंफर्ट डिवाइस। आज के लिए इतना काफी रहेगा, ओके, थैंक यू।